शहरी को इस बात का बिल्कुल 100% अंदाजा है कि मेरी आईडी कार्ड की कोई औकात नहीं है। मैं अगर एक कॉमन सिटीजन रह गया तो अशराफिया मुझे छोड़ेगी नहीं, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तो या मैं अशराफिया का हिस्सा बन के सोसाइटी के जुल्म से जान छुड़ा लूंगा, या फिर मैं यहाँ से सामान बांध के भाग जाऊंगा। इसीलिए मैं जब भी कहीं पर जाता हूँ, किसी सेमिनार के लिए, किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए, किसी पब्लिक लेक्चर के लिए, या फिर किसी पब्लिक टॉक के लिए, तो हर स्टूडेंट आकर यही पूछता है मुझसे कि सीएसएस के आप क्यों खिलाफ हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डीएम्स में लोग आके पूछते हैं, सर आपके पास दो ऑप्शन हैं, नंबर 1 सीएसएस करें, नंबर 2 मुल्क से बाहर चले जाएं, डिग्री लें, उबर चलाएं, पिज्जा डिलीवर करें, एंजॉय करें, डॉलर कमाएं, या वापस भेजें, अच्छे रिश्ते भी आएंगे, मजा भी आएगा। इन दोनों में से प्लीज मुझे एक चूज करके दे दें। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी को किसी और से पूछना पड़ गया कि मेरे पास दो ऑप्शन हैं, इनमें से एक आप चूज कर दें, इसका मतलब है उसका अपना दिमाग बिल्कुल कंफ्यूजन की स्टेज के ऊपर है। इसीलिए हमने सोचा कि आज ये वीडियो बनाकर बहुत सी मिथ्स को क्लैरिफाई करें, बहुत सी कहानियां जो सुनाई जाती हैं सीएसएस करने वाले स्टूडेंट्स को, कि पता नहीं उसके बाद, जिस तरह बचपन से हमें बताया जा रहा है ना, मैट्रिक में 900 नंबर ले लो, उसके बाद में तो मनोसलवा उतर जाएगा। मैट्रिक में 900 नंबर ले लो, इसके बाद तुम्हें लाखों रुपए की बरसात होगी, डॉलर गिरेंगे, इकट्ठे करने के लिए बंदे रखने पड़ेंगे। या फिर तुम यूईटी चले जाओ, नस्ट चले जाओ, या पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी अच्छी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लो, या फिर इसके अलावा किंग एडवर्ड चले जाओ, किसी लम्स यूनिवर्सिटी चले जाओ, तो फिर उसके बाद में जिंदगी ऐसी सेट है कि तुम्हें बस, मैं कहता हूँ, इनबॉक्स खोलोगे, रिश्तों का अंबार लगा होगा, तुमने सिर्फ स्वाइप करते जाना है। ठीक है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, आप सबको मालूम है ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। सही है। इसी तरह जिन बच्चों को ये बताया जाता है ना कि जैसे ही सीएसएस करोगे तो उसके बाद में तो जिंदगी, मैं कहता हूं कि मस्त हो जाएगी, उसके बाद में तो आप छोड़ ही देना कि जो आपकी मौजें लग जाएंगी और फॉर्च्यूनर पे फिरेंगे, छापे मारेंगे, रेबैन पहनेंगे, रील बनाएंगे, अपलोड करेंगे, लाइक्स आएंगी, रीशेयर्स होंगे। तो आज जरा हम इन मिथ्स को क्लैरिफाई कर दें और ये कंपैरिजन भी कर दें कि मुल्क छोड़ के जाना चाहिए या फिर सीएसएस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इस सारे निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हम सबको मालूम है कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से पाकिस्तान में एक बात जो आम तौर पर की जाती है वो ये है कि सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेता है। यानी कि सरकारी मुलाजिम जो है वो प्रजाति होती है, वो ऑर्गेनिज्म होता है और वो जानदार होता है जो कि काम ना करने की उसको तनख्वाह मिल रही होती है, और जब उससे कोई काम लेना हो ना तो फिर वो कहता है कि जरा कायदे आज़म सीधा करो भाई लक्ष्मी, इसके अलावा मैंने काम नहीं करना। तो अनफॉर्चुनेट है कि बहुत से अच्छे ऑफिसर्स भी इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये है, हम इसको जरा डीकंस्ट्रक्ट करेंगे लेयर बाय लेयर, और आज बहुत सी मिथ्स को भी हम बस्ट करेंगे कि पाकिस्तान में सीएसएस करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, और अगर कर लिया है तो उसके बाद क्या चैलेंजेस होंगे। तो सबसे पहले तो सीएसएस की मोटिवेशन की बात कर लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स, आई विल से अबाउट इट बिकॉज इट्स सेफ टू से, कि वो करते क्यों हैं, उनकी मोटिवेशन क्या होती है करने की। इस पर अगर गुफ्तगू शुरू हो रही है और नीचे सरकार का जिक्र ना आए तो ज्यादा हो जाएगी, बहुत बुरी बात है। इसलिए पहला जैब जरा उसी का मार लेते हैं। कहता है, नो शेफर्ड इन वन हर्ड, एवरीबडी वांट्स द सेम, एवरीबडी इज द सेम, हूएवर फील्स डिफरेंट गोज वॉलंटरली इनटू द मैड हाउस। यानी कि नो शेफर्ड एंड वन हर्ड का मतलब यह है कि एक ऐसा रेवड़ है जिसको हाँकने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन उस रेवड़ की अगर बात की जाए तो उसमें हर किसी को एक ही चीज़ चाहिए और हर कोई है भी एक जैसा। और अगर कोई सोसाइटी में बाकियों से मुख्तलिफ कोई काम करने की कोशिश करेगा तो फिर सोसाइटी उसको मैड हाउस में डाल देगी और कहेगी ये तो पागल है। तो पाकिस्तान में आप माने या ना माने, 10 में से 9 या 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो जब अपना करियर पाथ चूज़ करते हैं तो वो एक ही सवाल करते हैं, स्कोप किस चीज़ का है, स्कोप किस चीज़ का है। ठीक है, पहला सवाल यही होता है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है। ऐसे जैसे वो बाजार से ना कोई पैम्पर लेने गए हैं कि अच्छे ब्रांड कौन से हैं। तो यहाँ पर भी आप चूंकि जैसे ही अपनी आँख खोलते हैं तो पेरेंट्स आपके दिमाग में एक यूटोपिया फीड करके भर देते हैं, चाबी दे देते हैं आपको, और वो कहते हैं कि बेटा मेरे मरन तो पहला अफसर लग जाए, तेरी मेहरबानी है, उसके अलावा फिर फूफी तीदा रिश्ता नहीं आना। तो अगर आपने सीएसएस ना किया बेटा तो मैं बड़ा हर्ट हूँगा, आगे आपकी मर्जी है। कुछ मार के ये बात करा लेते हैं, कुछ इस तरह बड़ा पीसफुली प्लांट कर देते हैं इस आइडिया को स्टूडेंट के दिमाग के अंदर। इससे वो पहले रोज़ से अपना पाथ छोड़ के वो ऑपरेशनलाइज कर देता है अपनी सारी ह्यूमन फैकल्टीज़ को, दिमाग को, अपने टैलेंट को इस तरफ ढाल देता है कि नहीं यार मैंने वही करना है जो मुझे रास्ता दिखाया गया। लेकिन कुछ वाकई ही ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्यूरोक्रेसी में आना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सबको नहीं आना चाहिए, लेकिन पहला पॉइंट जो है वो कन्फर्मिटी है, जिस वजह से यहाँ डॉक्टर इंजीनियर लोग बनते हैं। इसी वजह से यहाँ लोग सीएसएस अटेम्प्ट करते हैं, और उसमें से बॉसों से जाके पूछें क्यों कर रहे हैं, वो कहेंगे मेरे कज़न ने पास कर लिया था 2015 में, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। या कोई कहेगा मेरे अब्बा जी ने पास कर लिया था, कोई कहेगा कि मेरे भाई की एक अटेम्प्ट हुई थी, तकरीबन पास होने लगा था, फिर नहीं हो सका, उसने कहा तुम हो जाओ। तो वो फिर उनको एक मोटिवेशन देता है कि चूंकि बाकियों ने भी किया हम भी कर लेंगे। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि बाकियों का मुंह भी और है, हाथ पांव भी और किस्म के होंगे, रंग भी और होगा, आंखें भी और होंगी, दिमाग भी और होगा, तो गोल एक जैसा क्यों होगा। तो कन्फर्मिटी बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, वो ये है कि माशरे में जिस तरह मैंने पहले कहा, कॉमनर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एक आम आदमी जो कि इशारे पे खड़ा है उसको पुलिस वाला रोक के थप्पड़ मार दे या पैसे खींच ले उसके जेब से। मैंने बहुत से लोग देखे हैं। एक मैं एक स्टूडेंट से मिला, फ्रीलांसर था, और उसने कोई 25-30 लाख रुपए एक महीने के वो कमा रहा था, कोई डिग्री भी नहीं थी उसके पास, बस स्किल था, ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था, वो सब काम आते थे उसको। एक दिन क्या हुआ कि जनाब कोई 2 जाली किस्म के अफसरान बन के आ गए जो कि अफसर थे भी नहीं, और उन्होंने आकर फेक आइडेंटिटी दिखाई उसको, ठीक है, और उसे कहा कि ये तुम्हारे सारे पैसे जो है ना, हमें आइडिया हो गया कि तुम 2 नंबरी कर रहे हो। उठा के ले गए, उसको मारते मुरते रहे, उसके बाद में पैसे छीन लिए और ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स में पैसे ट्रांसफर करवा के बैंकिंग चैनल में भी नहीं लेकर आए, और बाद में गायब हो गए। और मैंने उससे पूछा, मतलब मैं उसको उस तरह से जानता तो नहीं हूँ कि मैं डिटेल ले लूँ पूरी उससे, लेकिन वो मुझे कहीं पर मिला, उसने मुझे कहा कि इस तरह से मुझसे पैसे छीन ले। कुछ नहीं किया आपने, उसने कहा नहीं मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। अगर इस मुल्क में आप किसी को जानते नहीं हैं, मौके पे खड़े होकर किसी का फ़ोन नहीं करवा सकते, तो ज़ीरो औकात और वक़्त है आपकी। जब एक स्टूडेंट या एक पाकिस्तानी बच्चा माशरे में बड़ा होता हुआ ये देखता है कि अगर मेरे पास इशारे पे खड़े होकर किसी को फ़ोन करवाने की वक़्त नहीं है, कोई अफसर मुझे तंग करे तो उसके जवाब में कोई और अफसर उसके मुंह पे मारने की वक़्त नहीं है, कोई फैमिली में एक ब्यूरोक्रेट, एक पुलिस वाला, एक फौजी अफसर या फिर एक कोई बड़ा जागीरदार नहीं है मेरी फैमिली में, तो फिर मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी अटेंड कर लूँ मुझसे वो छीन लिया जाएगा। तो फिर वो डिसाइड करता है कि 2 ही ऑप्शन है, पहला भाग जाओ, दूसरा ये जो अशराफिया है, जो शार्क्स हैं, इनमें से एक बड़ी मछली बन जाओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने खुद यही कंक्लूड किया। कॉलेज लाइफ गुजारने के बाद जगह जगह पे हरासमेंट, नाके लगा के कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर एक जमात वाले पैसे छीन लिया करते थे जेब से कि चलो पैसे दो, इफ्तार पार्टी करवानी है। हम शक्ल देख रहे हैं कि भाई मेरे पास 2000 की पॉकेट मनी है, क्या कर रहा है तू, कुडंट डू एनीथिंग।
कभी पुलिस वालों से हरासमेंट हो रही है, अस्पताल में जा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा, वहाँ गालियाँ पड़ रही हैं, चलो निकलो यहाँ से, क्या औकात है तुम्हारी, और जिसने ऊपर से फ़ोन करवाया है उसके लिए बेड खाली हो गए हैं। तो हमने ये देखा कि भाई इधर नहीं चलना, एक मोटिवेशन ये होती है। और इसीलिए वो लोग फिर कहते हैं, जिस तरह पॉलो फ्रेयर की एक किताब है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेसिड, ज़रूर पढ़ें आप सब लोग। और इसमें वो बात करता है, वो कहता है कि जो ऑप्रेसिड होते हैं ना, यानी कि जिन पर जुल्म होता है, कभी कभार इस प्रोसेस में वो आज़ादी हासिल करने की बजाय वो खुद ये डिज़ायर करना शुरू कर देते हैं कि हमने भी ज़ालिमाना क्लास का एक हिस्सा बन जाना है बचने के लिए। कोट एंड कोट, द ऑप्रेस्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्राइविंग फॉर लिबरेशन टेंड देमसेल्व्स टू बिकम ऑप्रेसर्स। इसके अलावा कहता है, द ऑप्रेस्ड मस्ट नॉट इन सीकिंग टू रीगेन द ह्यूमैनिटी बिकम इन टर्न ऑप्रेसर्स ऑफ द ऑप्रेसर्स बट रादर रीस्टोर्स ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ बोथ। कहता है कि जो ज़ालिमाना तबका होता है एक माशरे के अंदर, उससे बचने के लिए जुल्म सहने वालों को जालिम नहीं बनना, बल्कि अपनी आज़ादी की जदोजहद करनी है और ह्यूमन सेंट्रिक इमोशन को रिवाइव करना है और सीखना है और रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करनी है। और इसके अलावा आपको पता है कि नीचे साहब का भी बड़ा एक फेमस कोट है, कहता है, हुएवर फाइट्स मॉन्स्टर्स शुड सी टू इट दैट इन द प्रोसेस he does not become a monster and if you gaze long enough into the abyss an abyss will also gaze back into you। यानी कि जो भी माशरे के नासूरों से या फिर डीमन से, जिन्नात से, मॉन्स्टर से लड़ता है, उसको ये देखना पड़ेगा, उसको ये ज़हन में रखना चाहिए कि इन शैतानों से लड़ते लड़ते कहीं वो खुद भी शैतान ना बन जाए। तो बड़ी मोटिवेशन एक ये होती है। अगर कोई ये मुझे आकर कहेगा ना कि नहीं, अवाम उन नास की खिदमत और इसके अलावा बेलौस खिदमत और खुदा के लिए मैं ये सारा करना चाह रहा हूँ कि मेरे गाड़ी पे नीली बत्ती लगी हो, सब्ज़ नंबर प्लेट लगी हो, फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ, आगे पीछे गार्ड फिर रहे हो, अगर ये इसको पब्लिक सर्विस का जज्बा लेके आने की वो बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता उसको। तो पहला मोटिव जो आप सब में से ये लोग वीडियो देख रहे हैं, बी एब्सोल्युटली क्लियर एज टू वाई यू आर डूइंग इट। सही है? ऑलवेज आस्क योरसेल्फ द क्रूशल वाई। हर चीज़ में अपने आप से ये सवाल जरूर करें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको डेड क्लैरिटी है ना कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, फिर आप चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर अपने आप को झूठ फीड करोगे, वो दोस्तोयेव्स्की ने कहा था सबसे बदतरीन आदमी वो है जो अपने आप से झूठ बोलता है। लोगों की तो चलो खैर है, क्योंकि वो अपनी कॉज के लिए तो ठीक होता होगा, लेकिन अपने साथ ही झूठ बोल देना तो डिस्ट्रक्शन का फॉर्मूला है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिलूडेड होते हैं, वो ये जान नहीं पाते कि वो इस तरफ लगे क्यों। कुछ होते हैं, मैं समझूंगा कि 3 से 4% होंगे जो वाकई ही ब्यूरोक्रेसी के लिए बने हैं, तो उनको तो ऑल द बेस्ट, वो जरूर करें CSS। लेकिन उसके अलावा जो है ना, वो एक दफ़ा सोचें कि पापा के लिए कर रहा हूँ, मामा के लिए कर रहा हूँ, कज़न ने कर लिया था इसलिए कर रहा हूँ, या आवाम की खिदमत वाला चूरन बेच रहा हूँ। ये उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइज करना है, और उससे क्या, वो कैसे करना है? सेल्फ रिफ्लेक्शन से। अपने आप से सख्त तरीन सवाल करें, फिर आपको जवाब मिलेगा उसका। दूसरी चीज़ ये है कि CSS करने के बाद लगता यह है कि बड़ी एक आसानी होगी और बड़ा इंजॉयमेंट की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। जिस तरह सोशल मीडिया सेंट्रिक इमेज है। अब आजकल मसला यह है कि जो करंट लॉट है ब्यूरोक्रेट्स की, वो सारी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनती जा रही है। मैंने खुद बहुत सी रील्स देखी हैं जिसमें नया असिस्टेंट कमिश्नर लगा है, रेबन लगाए हुए हैं, सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है, ऊपर वेस्ट कोट पहनी हुई है, और जुमे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हैशटैग लगा के निकला कि पहला छापा मार दिया भाई ने, आज एंड कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट रेड। और वो सारी लाइव टेलीकास्ट हो रही है, कैमरे जा रहे हैं। भाई अगर आपने साफ़ी बनना था या इन्फ्लुएंसर बनना है आपने, या जन्नत मिर्ज़ा बनने का शौक था, तो फिर CSS क्यों कर लिया आपने? ब्यूरोक्रेसी तो सिविल एंगेजमेंट की, पब्लिक एट लार्ज को सर्व करने की एक पूरी हायरार्की है। वो तो सेल्फ प्रमोशन की तो बात ही नहीं है उसमें कोई। आइडियल बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप ये देख लीजिए कि मैक्स वेबर का जितना भी काम है ब्यूरोक्रेसी पे, किसी भी CSS करने वाले स्टूडेंट को वो पढ़ना चाहिए। वेबर का जो रैशनल लीगल अथॉरिटी का फ्रेमवर्क है उसको पढ़ें। उसमें क्या कहता है? कहता यह है कि गवर्नमेंट जो है वो रैशनल लीगल अथॉरिटी से फंक्शन करती है, यानी कि लीगली इनेक्टेड रूल्स होने चाहिए, उसमें लेजिटिमेसी ऑफ फॉर्मल रूल बेस्ड सिस्टम पे यकीन होना चाहिए, और वो इम्पर्सनल होती है। इसका मतलब ये है, इम्पर्सनल होने का मतलब ये है कि उसकी अथॉरिटी किसी शख्सियत से बाइंडिंग नहीं होती, किसी शख्सियत से जुड़ी हुई अथॉरिटी नहीं होती। इसीलिए जो ताकत है वो कुर्सी में है, वो शख्सियत में नहीं है। पाकिस्तान का इशू ये है कि यहाँ एक ही कुर्सी होगी, लेकिन उस पर आने वालों की इमेज बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, ताकत भी मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर पर वही कुर्सी जिस पर आज शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म की, एक दौर में यहाँ भुट्टो साहब बैठते थे। कहा जाता था कि उनकी ताकत बहुत ज़्यादा, भुट्टो साहब की, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है। आज शहबाज शरीफ साहब उस पर आए तो लोग कहते हैं वीक प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, इससे पहले इमरान खान साहब आए थे तो बहुत से उनके जो भक्त हैं ना खान साहब के, उनके नज़दीक वो तो बड़ा तगड़ा वज़ीर आज़म था, वो तो चप्पल जो है ना वो शहजादे की तरफ करके बैठ गया था, या ट्रंप के सामने उसने टांग पर टांग रख ली थी, उसने तो कमाल ही कर दिया था। उसने तो पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था। सिर्फ सरी फ़ख्र से बुलंद करना होता है ना, और तो कुछ नहीं करना होता इस मुल्क में वज़ीर आज़म के लिए। तो वो ये कहते हैं बड़ा तगड़ा वज़ीर आज़म था। ऐसा क्यों होता है कि एक बंदे के आने से और जाने से एक सीट की ताकत कमज़ोर या एम्पावर हो जाती है? ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि सियासी हुकूमतें या ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्पर्सनल अथॉरिटी पे काम करती हैं। उसमें ऑफिस की ताकत होती है, शख्स के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हर वो आदमी जो कि पाकिस्तान की हुकूमत पे तनकीद करता है, वो वज़ीर आज़म के ऑफिस को मजबूत करने की बात करे, ना कि इमरान को लाने की, नवाज़ को लाने की, जरदारी को लाने की बात करे। ये तो इसलिए लोग करते हैं ना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ABC नहीं आती, अनपढ़ होते हैं इस लिहाज से। और वेबर ये कहता है कि एफिशिएंसी और स्मूथनेस ऑफ प्रोसीजर, प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है रैशनल लीगल अथॉरिटी। और इसमें क्या होता है जनाब कि ये सेल्फ प्रमोशन के लिए नहीं होती ना, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग अनफॉर्चुनेटली ये रील्स देख के वो समझते हैं कि नहीं ऐसा ही हमारा स्वैग होगा। और भाई वो जो फ्लॉन्ट कर रहा है वो रियासत का पैसा है। मैं तो नहायत डिस्कस्टेड और शर्मिंदगी महसूस करूँगा अगर मेरे पास सब्ज़ नंबर प्लेट वाली गाड़ी हो और मैं बाहर जाऊँ किसी ट्रिप के ऊपर, या कहीं बाहर मार्केट में एंजॉय करने के लिए कहीं चला जाऊँ, बैठ के खाना खा रहा हूँ, और कोई मुझे आके पूछे सब्ज़ नंबर प्लेट हमारे पैसों के जो है ना ऊपर, तुम यहाँ पे अयाशी कर रहे हो। भाई मैं कहूँगा ले लो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई केयर फॉर फ्रीडम। अगर आपने इस सारी हायरार्की को, इस ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करना है, तो फिर फ्रीडम को साइड पर रखना है आपने, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है। तो जो स्टूडेंट सुन रहे हैं हु केयर मोर फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम देन जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन लाइफ, CSS इज़ नॉट फॉर देम एट ऑल। उनके लिए नहीं है। दे शुड, इफ़ दे विश टू गो अब्रॉड टू स्टडी,
अगर मुझे 2 ऑप्शन दी जाएं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा पाकिस्तान में करने को कुछ है ही नहीं, हम भी यही रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इफ़ यू केयर फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम मोर देन स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ऑर्डर, CSS इज नॉट फॉर यू, बैड न्यूज़। तो ये जो इन्फ्लुएंसर CSPs होते हैं, ये जनाब क्या करते हैं, ये पर्सनल इमेज को बढ़ाने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, सोशल मीडिया को भी पर्सनल प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मैं मिसाल देता हूँ, 2-4 पुलिस वाले आजकल बड़े फेमस हुए हैं, टिकटॉकर बने हुए हैं, और वो जहाँ बैठते हैं ना खुली कचहरियाँ लगा के, और वो उसमें क्या है जी, 1.5 मिनट का क्लिप है, माँ जी तुसी दसो की होया तुहाडे नाल, वो जी मेरे बेटे ने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी और ये नहीं किया। अच्छा, क्या खून सफ़ेद हो गया आजकल नौजवानों का? ये क्या किया SHO साहब आपने? तो SHO आगे से कोई जवाब दे रहा है कि नहीं हमने केस देख लिया, हमने FIR कर ली। वो ऐसे पेपर देखेगा, कहेगा सस्पेंड, SHO सस्पेंड, खत्म, बात खत्म हो गई भाईजान। 1.5 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, शेयर हो रही है, आवाम पागल होगी कि यार ये अब आया आसमान से मसीहा, अब उतरा है। मेरा सवाल ये है, आपको ये खुली कचहरियाँ लगानी क्यों पड़ रही हैं? अगर सिस्टम काम कर रहा हो, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी स्मूथली रन कर रही हो, तो उसमें इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, पेश ही नहीं आती। कभी न्यूयॉर्क में आपने देखा है या कभी अमेरिका में LAPD को देखा है कि वहाँ का शेरिफ जो है ना वो खुली कचहरी लगा के बैठा हुआ, वो कहे कि सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड, यार क्या मजाक कर रहे हो? और फिर एक पूरी लॉट भर्ती हो रही है जो कि टिकटॉकर बनती जा रही है। अच्छा, ये सारी एब्रोगेशन है रियासत के कानून की, क्योंकि आप सोशल मीडिया अपीयरेंसेस दे नहीं सकते एज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन वो पूछ नहीं रहा कोई क्या वजह है, सेल्फ प्रमोशन हो रही है। जब पुलिस वाला देख रहा है कि भाई वज़ीर आज़म भी टिकटॉक से मुंतखब हो रहा है, तो मैं भी फिर यही करूँगा ना। ऑल एक्टिविटी इन अ सोसाइटी इज़ नॉट अ ब्रॉडकास्ट वर्दी एक्टिविटी, फॉर हेवन सेक। अगर साफ़ी बनना था या इन्फ्लुएंसर बनना था, इंस्टाग्राम मॉडल बनना था, तो ये वर्दी उतार के आ जाते, ठीक है। अगर यहाँ पर आप आ गए हैं तो उसमें सेल्फ प्रमोशन जीरो होनी चाहिए, बिकॉज आप सेल्फ को डिनोट ही नहीं कर सकते। आप तो एक कॉग हैं बहुत बड़ी मशीनरी के अंदर, इससे ऊपर आप कुछ बन नहीं सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये रिमेन्स हैं, डिब्रीज है ब्रिटिश मोनार्की की, क्योंकि आपको पता है 1858 में पहला सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जब रूल खत्म होता है उसके बाद में। और इसके अलावा उस वक्त की इंडियन सिविल सर्विस जो पहले इंपीरियल सिविल सर्विस थी, जिसमें तकरीबन 1500 मेंबर थे, वो सोसाइटी को हेजमन्स की तरह रूल किया करते थे, वो किंग्स हुआ करते थे अपनी अपनी टेरिटरी के। और इसमें डोमिनेंस और अथॉरिटी को असर्ट करना ब्यूरोक्रेसी की स्टेटमेंट थी, ना कि पब्लिक सर्विस। सबको मालूम होना चाहिए जो ये वीडियो सुन रहे हैं कि वो जेन्युइन पब्लिक सर्विस के लिए नहीं आ रहे। आप लोग भी, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है ना कि जेन्युइन ऑथेंटिक क्विंटेसेंशियल खालिसतन मैं पब्लिक को सर्व करने के लिए आ रहा हूं, तो डिप्रेशन से मारे जाओगे, पहले ही बता रहा हूं। उसकी वजह है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, एक जाहिल बंदे का आपको फोन आएगा जिसे कुछ नहीं पता होगा, आपने इतनी किताबें पढ़ी होंगी, इतनी मेहनत की होगी, लाखों रुपए अकेडमीज को दिए होंगे, उस पर भी मैं आता हूं जो इंडस्ट्री चल रही है, और उसके बाद में आपके सर पे एक ऐसा आदमी नाफिज हो जाएगा जो आगे कहेगा फाइल भेज रहे हैं, साइन कर दो चल। तो अगर आपकी कॉन्शियस है ना अंदर, तो 2 ही काम होंगे। पहला ये, आप सिस्टम का हिस्सा बन के अपना दिमाग बिल्कुल इरेज कर दोगे, अपनी कॉन्शियस को मार दोगे, अपने ज़मीर का गला घोट लोगे। दूसरा, डिप्रेशन से पागल हो जाओगे, भाग जाओगे यहाँ से। बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दीज आउटकम्स दैट यू माइट एनकाउंटर इन फ्यूचर इफ़ यू आर अमंग्स द 2% ऑफ पीपल हु गेट टू पास दिस टेस्ट। तो होता ये था कि उस वक्त चूँकि एक अशराफिया का बाबू कल्चर का हिस्सा थे सारे, तो ईस्ट इंडिया कॉलेज में वो ट्रेन हुआ करते थे हेडफोर्ड में, और इंग्लैंड में उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो वो आके ये फील करते थे कि हम ये कॉमनर्स जिनसे स्मेल आती है, जो गंदे होते हैं, जो नहाते नहीं हैं, हम उनका हिस्सा नहीं है। हम तो अब चुलबुल पांडे बन गए हैं, इसके अलावा हमने तो जनाब इनमें मिक्स नहीं होना, हमने तो दीवारें तोड़ देनी है, छापे मार देने, बंदे उठा लेने, क्योंकि हम तो अब डायनासोर बन गए माशरे के। हम आम जानवर नहीं, भेड़ बकरियाँ नहीं हैं हम। तो वो सुपीरियरिटी की सेंस वहाँ से आती है ना, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज भाई, इन्फीरियर नहीं। हालांकि इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अब होता यह है कि अशराफिया तो पहले ही अमीर होती है, लेकिन जो बेचारा मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बच्चा उठता है, वो लंबी छलांग मारने के लिए इस तरफ आने की कोशिश करता है और अक्सर कंज्यूम हो जाता है इस चक्कर में। और एक और चीज़ जो आपको सरप्राइज करेगी CSS करने के बाद, जो सब सुन रहे हैं उनको बता दूं, वो ये है कि आपके पास अथॉरिटी ना होने के बराबर होगी। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं CSP बनूंगा और उसके बाद में मेरी एक रियाया होगी और मैं कानून भी पास करा लिया करूंगा सारे अपनी मर्जी के, यानी कि मैं एग्जीक्यूट किया करूंगा ऑर्डर्स को, और दूसरा ये कि मेरा बड़ा कंट्रोल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फोन आया करेंगे भाई, वो सुने आपने। उसकी वजह है कि यहाँ पर ए पॉलिटिकल और पॉलिटिकल एंटिटीज़ की एंक्रोचमेंट हो चुकी है सिविल सर्विस में। और थैंक्स टू भुट्टो साहब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ था, उसके तहत क्या हुआ जनाब, उसके तहत ये हुआ कि सिविल सर्विसेज अकेडमी बनी ही तब, पहली बात है, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी तब बना, फर्स्ट कॉमन 1973 में हुआ। तो इससे पहले 4 क्लासेस थी ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि अयूब ने मार्शल जब लगाया था तो उसने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को यूज़ किया बहुत ज़्यादा, तो तब से ही ब्यूरोक्रेसी की तबाही का आगाज़ हो गया। 10% कोटा सोल्जर्स के लिए जो रखा ज़िया साहब ने, उसके बाद में इंक्रोचमेंट मजीद बढ़ गई। इसके अलावा भुट्टो साहब ने 22 ग्रेड बनाए, और भुट्टो साहब ने ये इंश्योर किया कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी है ना वो कर्टेल हो जाए, क्योंकि सियासतदानों को उन्होंने एम्पावर करना था। अब वो फाइट लड़ रहे थे सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ब्यूरोक्रेसी अपनी जेब में रखने के लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफिस के पास मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स का, यानी कि DC लगा दिया, AC रिमूव कर दिया, एक बंदा वहाँ से ले आया, एक वहाँ भेज दिया। उससे क्या हुआ, ये सारी क्लरिकल क्लास गुलाम बन गई सियासतदान की, ब्यूरोक्रेट की ऑटोनॉमी खत्म हो गई और सियासतदान उनको जेब में रख के फिरना शुरू हो गए। और आज भी आप देख लीजिए कि एक MNA के आने से जाने से, हुकूमत के आने से जाने से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आने से जाने से ब्यूरोक्रेट्स बेचारे जलील होकर रह जाते हैं। किसी को PTI पसंद है, किसी को नून लीग पसंद है, और वाइस वर्सा। तो जो भी आता है वो अपने बंदे उठा लेता है और वो अपने साथ लगाना शुरू कर देता है उनको, और आदमों को जेल में डाल देता है। फवाद हसन फवाद की एग्जांपल है। तो आप तैयार रहिए जेलों में जाने के लिए भी। अब की जो करंट पोलराइजेशन है ना पाकिस्तान की, इसमें एक हुकूमत आके अपनी मर्जी के साफ़ी भी PTV में लगवा लेती है, ब्यूरोक्रेट भी लगवाती है, और हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी की रखती है। कोई एक ब्यूरोक्रेट जो कि पॉलिटिकली उनसे एग्री नहीं करता, उठा के बाहर फेंक देती है उसको, चाहे वो PTI हो, नो पीपल्स पार्टी हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, स्टेट मशीनरी की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आपको हैरानकुन सरप्राइज एक ये मिलेगा कि अगर आपको ये लगता है ना कि ये मैं जब आऊँगा तो बड़े प्रोग्राम में डिज़ाइन करूँगा चेंज लाने के लिए अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर जहाँ पर मुझे लगाया जाएगा, तो वो काम पहले ही सारा हो चुका होगा, आपने सिर्फ फाइल पर साइन करने हैं, ठीक है। और वो कौन करता है वो आपको अच्छी तरह पता है। तो इतनी मुदाखलत मिलेगी आपको, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से, कि एक DC के ऊपर कंसर्न किस्म के ऑफिस लगे होंगे इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको।
इसीलिए आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने चुप करके तनख्वाह लेनी है, फॉर्च्यूनर पे जाना है, रील बनानी है, रेबन लगानी है, तो फिर जरूर आएँ, इसके अलावा नहीं आना मेरा बेटा, ठीक है। और खास तौर पर ये मुदाखलत जो होती है ये करंट जो प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं उनमें होती है। फॉर इंस्टेंस पैस में होती है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जिसमें डीसीज होते हैं, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है किसी भी सिटी की, अच्छा उनको फिर इलेक्शन ड्यूटी में भी यूज़ किया जाएगा। इसके बाद में कभी इमरान खान साहब, कभी नवाज शरीफ साहब, कभी बिलावल साहब, कभी सारे पार्टियां मिलकर ब्यूरोक्रेट्स को दिन रात बुरा भला कह रहे होंगे, उनका कसूर भी कोई नहीं होगा, क्योंकि रियासत उनको यूज़ कर रही होती है, गवर्नमेंट यूज़ करती है, पॉलिटिकल पार्टी यूज़ करती है। इसके अलावा पुलिस सर्विस में और फॉरेन सर्विस में ये चंद प्रोमिनेंट और मोस्ट सॉट आफ्टर ग्रुप्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मुदाखलत आपको मिलेगी। आप सिर्फ नाम के अफसर होंगे, आपने सिर्फ फाइलें साइन करनी होंगी, फैसले कहीं और होंगे। 2024 के CSS में 23,000 एप्लीकेशन आई थी, 15,000 अपीयर हुए, 395 पास हुए, ठीक है। और जो पास हुए उसमें से भी 61% की एलोकेशन हुई। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है ना कि मैं अगर मार्क खप के 2-2.5% में आ भी गया और उसके बाद में मैं अफसर बन जाऊंगा, तो तब भी देयर इज 60% चांस आप वाइवा पास करने के बाद भी, और वाइवा में भी आपके साथ कमाल किस्म के मजाक किए जाएंगे। अच्छा, बहुत सी वीडियोस में मॉक इंटरव्यूज़ की देखता हूँ जिसमें बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड बैठे हैं, बच्चों से सवाल क्या कर रहे हैं, बेटा ये आपकी पैंट क्यों ऊपर है, ये बेल्ट कैसे लगाई हुई है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक नहीं मैं क्या कहूँ बोल नहीं सकता, बड़ा स्ट्रेस देकर ना सीरियस एनवायरमेंट में बैठे हुए बोल रहे हैं। इवन अ पर्सन एंटर्स द रूम, आई सी कि उसके दांत किस तरह के हैं, उसकी बेल्ट कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है भाई, जाके सारा कुछ चेक कर लो, तलाशी ले लो ऊपर से नीचे तक। The way he enters the room, the way he conducts himself, a candidate, tells a lot about him. The way he is dressed, पैंट उसने नीचे लटकाई हुई है बदमाशों की तरह, या जो बिल्कुल कैजुअल तरीके से पहनते हैं जीन नीचे कर, मतलब ला यानी किस्म की बातें जिसमें कोई मीनिंग ही नहीं है और अंग्रेज़ी बोलने की जाली कोशिश करेंगे। अजीब यार, मतलब कोई मतलब मुझे समझ नहीं आती कि किसी रेस्टोरेंट का स्टाफ लगवाने के लिए ला रहे हो क्या है। अजीब किस्म की एक्सपेक्टेशन के नहीं जी, वो बड़ा बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। वो बेचारे स्टूडेंट को ये बताओ कि कल को तेरे पास इख्तियार कोई भी नहीं होगा, सर नीचे करके काम करना है सिर्फ तूने, ये शर्ट कहाँ लगाई है, बटन कहाँ पे बंद किया, ये सारी बातें वैसे ही रेलेवेंट हो जाएंगी कल को। कोई पूछ रहा है चुबुर्जी क्या होता है, इसकी हिस्ट्री बताएं। कोई पूछ रहा है जी पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है। मतलब कोई सर पैर नहीं है। IQ टेस्ट आपने रोट लर्निंग को करार दिया हुआ है। अच्छा, ये एक और मिथ आप सुन लें कि वो ये है कि जो ये टेस्ट पास कर लेगा वो तो विजडम का एपिटोम है। विजडम तो आती टेस्ट पास करने से है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि विजडम का कोई उस तरह का टेस्ट नहीं होता जिसकी रटा लगा के जाके लिख दो। CSS में बिल्कुल ब्लाइंड मार्किंग होती है। 95% लोगों को ग्रामर में ऐसे में फेल कर देते हैं। अच्छा, वो पास कैसे होना है इसकी कोई मेथडोलॉजी मौजूद ही नहीं है। ये सारा रिग प्रोसेस क्यों है कि ऐसे पास करने का क्या कोई सेट क्राइटेरिया डिफाइंड ऑब्जेक्टिव वे में मौजूद है जिसको मैं अगर पढ़ लूँ तो मुझे मालूम हो जाए कि अच्छा ये हरकत मैंने अगर की तो मेरा ऐसे फेल हो जाएगा। किसी को नहीं पता। अ लॉट ऑफ पीपल हु आर extremely immensely bright have failed the exam. A lot of absolutely mediocre duffers and dumb people have passed the exam. अगर आपको ये लगता है ना कि CSS पास करने वाला कोई विजडम का बहुत बड़ा सिंबल और आर्किटाइप बन चुका है, बिल्कुल गलत है। और अगर आपको ये लगता है कि ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये है कि आप CSS पास कर लेंगे या ब्रिलियंट होने से पास कर लेंगे, वो भी गलत है। इट्स टोटल गेस वर्क एट टाइम्स। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, कुछ ऐसे दोस्त मेरे इस तरह के हैं जिनके साथ अगर आप फर्स्ट पोजीशन लेने वाले को बिठाओ ना तो वो उनको बाटर करके ना बांध के मारेंगे, इतने इंटेलिजेंट है, बट वो CSS फेल कर गए। उसकी वजह यह है कि ये सारा एक प्रोसीजरल मेथड है। सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो कर लिया आपने। जैसे ही टेस्ट पास होगा उसके बाद में किताब को सारी ज़िंदगी मुँह नहीं मारेंगे। और जो 2-4 किताबों का रेफरेंस देगा उसे जाके क्या कहेंगे, CSS क्यों नहीं करते तुम्हारी तो अंग्रेजी भी अच्छी है। तो भाई तमाम लर्निंग का पॉइंट CSS करना है। आई एब्सोल्युटली abhor this vulgarization of human knowledge and creativity and thinking to say that if you know enough why don't you become a clerk or a bureaucrat। ये फील करना कि तमाम नॉलेज की यूटिलिटी ब्यूरोक्रेसी है, इससे ज़्यादा ड्वार्फिज्म, इससे ज़्यादा तज़हीक नहीं हो सकती इल्म की, बिकॉज ह्यूमन नॉलेज इज़ नॉट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट ओनली। फिर CSS की कोचिंग इंडस्ट्री लगी हुई है, छाप रहे हैं पैसे लाखों में, 30,000 से शुरू हो रहे हैं, 2 लाख पर मंथ के लिहाज से पैसे ले रहे हैं। अच्छा, पॉश एरिया में होगी, बहुत महंगी होगी, 1000 टेंट्रम्स होंगे, मैगजीन आ रहे हैं जी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ करा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी सेंट्रिक चीज़ें हैं। एजुकेशन गोल नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी गोल है। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को मैंने देखा इस्तीफे लेके अपनी सर्विस से आके अकेडमियाँ खोली हुई हैं। क्यों? सवाल करें उनसे पूछें कि अगर सर आपने अकेडमी बनाई है तो मैं भी फिर अकेडमी बना लेता हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, क्योंकि कायदे आज़म ज़्यादा है उसमें। मैं ये नहीं कह रहा तमाम अकेडमीज़ गलत हैं, कुछ ठीक भी होंगी, लेकिन मोस्टली ये जो मशरूम ग्रोथ हो रही है ना हर जगह पे, हर गली की नुक्कड़ पे CSS पास करें 2 रातों के अंदर, ठीक है, 2 रात इतनी ज़्यादा कर लें बेशक, लेकिन बात यह है कि इस तरह के स्लोगन्स एब्सर्ड किस्म के होंगे। हर्ड मेंटालिटी है, और उसमें यह है कि स्टूडेंट भी ये सोच रहा है कि अगर मैं इस अकेडमी में फलां अकेडमी में ना गया मैं तो फेल हो जाऊंगा, जबकि कोई यार्डस्टिक नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ने घर बैठ के पास कर लिया है। तो इस तरह के लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्री खोली हुई है। आई कैन सेफली से दैट इन पाकिस्तान इट इज़ $1 मिलियन इंडस्ट्री। ऑन द फाइनल नोट, एक सबसे बड़ा क्राइसिस मेंटल हेल्थ का होता है। जब कोई ब्यूरोक्रेट बन जाता है उसके बाद में इतना सीवियर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, आप सब सुन लें। वो इसलिए आएगा कि जब आप मर्जी की ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, जब आप मर्जी का बंदा नहीं लगाएंगे, मर्जी का ऑर्डर नहीं पास करेंगे, मर्जी का बंदा नहीं छोड़ेंगे, ये सियासतदान और इसके अलावा बहुत से गैर सियासतदान, ठीक है, वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि अगर आप एब्सोल्युटली रेजिलिएंट नहीं है, इंडिफरेंट नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल महसूस ही नहीं करता, उसके अलावा आप चल नहीं सकते। आपको कुछ केसेस में खुदकुशी करना पड़ जाएगी। मिसाल देता हूँ, बिलाल पाशा 2023 का केस है। लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठ के आने वाला लड़का जिसने इतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट कर ली, कंटोनमेंट बोर्ड का CEO लगा बनू में, सुसाइड कर लिया टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिसफंक्शनल अथॉरिटी की वजह से, हॉस्टाइल डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ का विक्टिम बन गया। इसके अलावा खुरम हुमायूं का केस है 2020 का, ग्रेड 22 का अफसर था, इससे बड़ा अफसर नहीं होता CSP, हरासमेंट की नैब की तरफ से एलिजिडली, और उस डिप्रेशन में आके अपने आप को मार लिया, ठीक है। डेथ नोट में लिखा कि सिस्टमैटिक अब्यूज़ और ड्यू प्रोसेस ना होने की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहा हूँ। आप सब सुन लें, 22वें ग्रेड से बड़ा प्रिविलेज नहीं है, 22वें ग्रेड के अफसर को सुसाइड करना पड़ गया इस मुल्क के अंदर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर का केस आपको याद होगा 2019 का, नैब ने केसेस बनाए, डिप्रेशन में चला गया, और साबिक फौजी अफसर होने के बावजूद इंसाफ नहीं मिला, इतना प्रेशर आया क्योंकि ब्यूरोक्रेट था, अपने आप को खत्म कर लिया, खुदकुशी कर ली। कामरान फैसल असिस्टेंट डायरेक्टर था नैब का, 2013 में खुदकुशी की, और बहुत ही हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पॉलिटिकल प्रेशर ऊपर से आया, बर्दाश्त नहीं हो सका, अपने आप को खत्म कर लिया। इमरान रजा वासी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू था, 2022 में अपने आप को टांग लिया रस्सी बांध के पंखे के साथ।
अगर आप ये सोचते हैं कि CSS करने के बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, नहीं होगी। एक्सट्रीम पॉलिटिकल प्रेशर्स होंगे, ट्रांसफर कर दी जाएगी छोटी छोटी बात पे। जो करप्शन नहीं करेगा उसको और बुरे तरीके से उसको अब्यूज़ किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। जिसके दिल में कॉन्शियस होगी वो मारा जाएगा, और जो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा उसको बड़ी बड़ी प्रमोशंस मिलेंगी, और उसके घर भी चेंज हो जाएंगे, गाड़ियाँ चेंज हो जाएंगी, मर्सिडीज़ पे फिरेगा वो, और उसकी तनख्वाह होगी 1 लाख, लेकिन वो 15-20 करोड़ के घर में रहता होगा। अगर आप लोगों ने काफका की द ट्रायल नहीं पढ़ी तो आप लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इट्स ऑल अबाउट ब्यूरोक्रेटिक रेटिज्म। किस तरह से ब्यूरोक्रेसीज एलियनेट कर देती हैं लोगों को, उसमें कोई एम्पैथी नहीं होती, वो किसी इंडिविजुअल की प्लाइट के बारे में परवाह ही नहीं करती, और वो सिर्फ ये देखती हैं कि ड्यू प्रोसेस क्या है और आप ये दरखास्त ले आएं, ये वहाँ चले जाएं, वहाँ अपील कर दें। इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। सर्च करें ये क्या होता है। कभी डोमिसाइल में नाम चेंज कराना हो, कभी ID कार्ड में कोई तब्दीली करनी हो, जलील हो जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए कि ये ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया जो है ये डेमोनिक बन के बैठा होता है और ये किसी को इंसाफ नहीं दे रहा होता। इसके अलावा एक्सट्रीम एलीट प्रिविलेजेस पे हम पैसे लगाते हैं। 250 अरब रुपए जो है ना वो सिविल सर्वेंट्स की जो पेंशन है उन पे चले जाते हैं। आउटपुट अनफॉर्चुनेटली ना होने के बराबर होती है। जो बेचारे इतना काम करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता ब्यूरोक्रेसी में, और जो सिर्फ सियासतदानों के चमचे बन के फिरते हैं उनकी छलांगे लगती हैं। अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होती है और बड़े बड़े ओहदे उनको मिलते हैं। मिसाल ये कायम होती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ऊपर जाओगे, इंटेग्रिटी दिखाओगे तो बाहर जाओगे। इन दी एंड ये सारी बातें करने का मकसद मैं फिर ये कहूँगा ये नहीं है कि CSS ना कीजिए, सिर्फ इसलिए कीजिए कि आपको इस मुल्क में ताकत चाहिए। अगर आप क्लियर हैं इस बारे में, आपके पास सारे ऑब्जेक्टिव एब्सोल्युटली क्लियर हैं, तब इस तरफ आइए। नंबर 2, इसके बाद एक्सट्रीम पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, ये याद रखिए। नंबर 3, ऐसे पास करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसको दिल करेगा उठा के फेल कर देंगे, कोई साइंस नहीं है। नंबर 4, एक्सीडेंट है पास होना, ब्रिलियंस नहीं है, विजडम नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। नंबर 5, इसमें आप किसी भी किस्म की काउंटर कल्चरल या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ किसी इंटरव्यू में जाके लेफ्ट की पॉलिटिक्स, मार्क्सिज्म या फिर सेंटर लेफ्ट का कोई आर्गुमेंट ऐसे में कर दो, पास नहीं हो सकते आप। यू हैव टू पोर्ट्रे पैरोकियल मेंटालिटी इन ऑर्डर टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी। इसीलिए फ्री थिंकर बनके या क्रिटिकल थिंकर बनके CSS में ना घुसें, ये आपके लिए नहीं है। और इफ यू केयर फॉर इंडिपेंडेंस, अगेन आई विल से, एंड पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअलिटी, इट इज नॉट फॉर यू। एंड नंबर 5, इफ यू कांट डू कॉम्प्रोमाइजेस, इट्स नॉट फॉर यू एज वेल। नंबर 6, पाकिस्तान इज नॉट ऑल अबाउट ब्यूरोक्रेसी। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जो घरों में बैठ के एक लैपटॉप के साथ लाखों डॉलर कमा रहे हैं अपने सिर्फ शेयर स्किल ऑफ द माइंड के साथ। देयर आर 1000 एवेन्यूज दैट यू कैन एक्सप्लोर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हर्ड मेंटालिटी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे नहीं करते। अपने एसेंस को, अपनी डायरेक्शन को खुद नापिए कि वो क्या है, खुद जांचिए कि मैं कौन हूँ, खुद पता लगाइए सेल्फ एक्चुअलाइज कैसे करना है, और किसी कज़न की वजह से, घर वालों की वजह से नहीं, बल्कि अपने माइंड से अगर करना चाहते हैं फिर ये काम करें। बट इफ़ यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू फेयर मीन्स, इफ यू वांट गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड इफ यू वांट पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, एंड यू डोंट केयर फॉर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी ऑफ अ परसिस्टेंट इनकम फॉर लाइफ, then you can explore the option